बच्चों, आज हम आपको अपना अभी रिवीजन टेस्ट जो है वो ले रहे हैं, है ना। नहीं, हम आपको रिवीजन कराएंगे पहले, तो फिर उसके बाद टेस्ट लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको रिवीजन PT1 के लिए करना है। तो PT1 में सुनहरी धूप आपका आएगा पाठ 1 से लेकर 4 तक, है ना। तो पाठ 1 से 4 तक हमने आपको पूरा करा दिया है। क्वेश्चन आंसर उसमें आएंगे, शब्दार्थ आएंगे, है ना। ये कविता है, जैसे ये कविता, इसको अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से। इस कविता को याद ही कर लेना, और इसमें से अपठित बोध भी आएगा। इसी कविता को पढ़ेंगे तो ऐसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें इसी में से प्रश्न बन करके और आपको अपठित पद्यांश जो आएगा इसमें उसके उत्तर बताने हैं। तो ये कविता है। उसके बाद शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, सही विकल्प, ये सारे हमने आपको करा दिए हैं। इन सबको आपको याद करना है और बहुत ध्यान से ये पर करना है। ये मैच द पेयर है, सही गलत है। इधर ये पर्यायवाची जो पर्यायवाची मतलब पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको बताए हुए हैं ना, तो वो करना है। तो उसके तरीके अलग हैं। इसमें पर्यायवाची जो नहीं है, मीन्स तुमने सारे पर्यायवाची याद किए हैं। जग का संसार भी होता है, विश्व भी होता है, दुनिया भी होता है, धरती नहीं होता तो उसमें गोला लगा देना है। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। अब इसी तरह से क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, खाली स्थान, सही गलत, ये सही गलत हैं। तो ये सब आपको लर्न करना है, याद करना है, उसके लिए तैयार करने के लिए, उसके लिए एग्ज़ाम के लिए, PT1 एग्ज़ाम के लिए। अब शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लिखना है। शब्दकोश के क्रम से मतलब क्या है? ये शब्द दे रखे हैं: डलिया, दिन, गमला, कोशिश, मरहम। अब इन चारों शब्दों में, पांचों शब्दों में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, ये कैसे जानेंगे हम? कैसे? वर्णमाला के क्रम से। जैसे सबसे पहले इन शब्दों में सबसे पहले क्या आएगा? का खा गा घा ऐसे होता है ना, तो का मतलब कोशिश। उसके बाद खा नहीं है, गा आएगा, फिर गमला। उसके बाद क्या आएगा? ऐसे इस तरह से आप वर्णमाला पढ़ते जाएंगे तो ये शब्द आप छांट के लिखते जाएंगे। तो इनको फिर क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोशिश, उसके बाद गमला, उसके बाद क्या आएगा? नहीं, इसमें पूरे गिनेंगे तो सबसे पहले आएगा उपाय। सबसे पहले ऊ आता, आई ई ऊ आता है ना, तो उपाय, फिर कोशिश, फिर गमला, फिर इसके हिसाब से का खा गा घा गा चा अच्छा जा झा ना, इस तरह से ये वर्ण जो आते जाएंगे उन्हीं से वर्णों से बनने वाले शब्द लाइन से लिखते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले उपाय, फिर कोशिश, फिर गमला, फिर उसके बाद जो आगे शब्द आएगा, ये सही क्रम में इस तरह से लिखा जाएगा, शब्दकोश के क्रम में। हैं, ये तो विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द तो आपको आते हैं, कर लेंगे, है ना। अब पार्ट 3 है, कौन सा? ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कर पाएंगे ना। क्वेश्चन आंसर तो सारे पढ़ना ही है। वाक्यों में प्रयोग भी कर सकते हैं, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग, है ना। और उसके बाद पार्ट 4 क्या है? लहरों का गीत। पार्ट 4 तक आपका आएगा परीक्षा में, है। तो इस कविता को भी याद करते रहना है, याद कर लेना है। इनमें से भी अपठित बोध आ सकता है, या तो ये इसमें से आएगा या आपका पाठ 1 की कविता में से आएगा। तो इसको भी याद करना है, कविता मतलब ध्यान से देखना है जिसमें इनमें से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उनके आंसर आपको तैयार करके रखना है। अपठित बोध यही होता है। और शब्दार्थ हो गए, इधर क्वेश्चन आंसर हो गए। वर्ण विच्छेद करना बताया है आप लोगों को। तो इनको देख लेना ध्यान से, तो ये वर्ण विच्छेद भी आएंगे। और क्या है इसके अलावा? बस यही है। तो इतना सुनहरी धूप में तो आपको शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, सही गलत, खाली स्थान हो तो खाली स्थान, अपठित बोध, इतना आएगा आपका सुनहरी धूप में से। और उसके अलावा व्याकरण में से कितना पाठ आएगा आपका? पाठ 1 से लेकर के 7 तक। तो पाठ 1 में क्या है आपके? वही भाषा, है ना। भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा और लिपि और व्याकरण तो आप लोग कक्षा 3 से पढ़ रहे हैं।
तो भाषा किसे कहते हैं जानते होगे, है ना। विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। और लिपि हो गई। और व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण होता है, बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। एक क्षेत्र में, एरिया में, राजस्थान में अलग बोली जाती है, मध्य प्रदेश में अलग बोली जाती है, महाराष्ट्र में अलग बोली जाती है, गुजरात में अलग बोली जाती है। तो ये बोलियां कहलाती हैं, ये भाषा नहीं होती है। और व्याकरण किसे कहते हैं? जो भाषा को लिख, अब देखते हैं, नहीं होगा तो करेंगे। हाँ, तो ये ब में आ रहा तो ब प्लस आ, ब, ग प्लस ई, गी, और च प्लस आ, बड़ा आ, बगीचा। इस तरह से वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्दों को शब्दों के प्रकार, ये बड़ा पार्ट है इसलिए इसको छोड़ देंगे प्रश्न को, क्योंकि शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पर फिर उनको बांटा गया है 4 भागों में, बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, और प्रयोग के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। तो इतना बड़ा आप लोगों को अभी इस परीक्षा में नहीं आ पाएगा। अब सार्थक और निरर्थक शब्द तो जानते हैं ना हम, जिन शब्दों का अर्थ निकले कुछ, वो सार्थक शब्द होते हैं, और जिनका कोई अर्थ नहीं निकले वो निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे किताब, किताब एक शब्द है ना, पुस्तक को किताब बोलते हैं। दौड़ना शब्द सार्थक शब्द है, लेकिन वोड़ना मिला के बोलते हैं हम लोग ना, दौड़ना वोड़ना, किताब विताब। तो किताब तो सार्थक शब्द है, लेकिन विताब कोई शब्द, ये निरर्थक शब्द है। दौड़ना तो सार्थक शब्द है और वोड़ना निरर्थक शब्द है। सब्जी सार्थक शब्द है और वब्जी निरर्थक शब्द है। शरबत सार्थक शब्द है, वर्वत निरर्थक शब्द है। तो ये जो सार्थक और निरर्थक 2 शब्द, 2 प्रकार के शब्द होते हैं। इनको जैसे कोई आ गया आपको छांटने के लिए, तो उसमें से सार्थक और निरर्थक अलग अलग छांट के लिखना है। इस एक लाइन में आ जाएंगे, 8-10 शब्द आपको दे दिए जाएंगे, तो उनमें से एक तरफ सार्थक लिखना, एक तरफ निरर्थक लिखना। तो सार्थक के नीचे सार्थक शब्द और निरर्थक के नीचे निरर्थक शब्द। इस तरह से ये सार्थक और निरर्थक शब्द आ सकते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है। और एक और पार्ट अब अगला पार्ट कौन सा है? संज्ञा। संज्ञा तो आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, है ना। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में विशेष व्यक्ति, स्थान या कोई विशेष वस्तु को व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेते हैं। और जातिवाचक में पूरी जाति की, जिस शब्द से पूरी जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। और भाववाचक संज्ञा से जिससे अपने एक्सप्रेशन, अपने भाव का पता पड़ता है उसको वो भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। तो ये जाति संज्ञाएं यही होगा। आपका मुख्य रूप से शब्द संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार बताएं, हैं, ये आए तो आपको संज्ञा वाला पार्ट ये हो जाएगा पूरा। और इसमें से सही विकल्प भी आ सकते हैं, शब्दार्थ भी आ सकते हैं, सही या गलत भी आ सकता है। घोड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, घोड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। घोड़ा मतलब पूरे घोड़ा, जातिवाचक संज्ञा है, गलत है ये, सही है गलत नहीं। उड़ान भाववाचक संज्ञा है, सही। कुंज समूहवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही। कुंज मतलब एक गुच्छा होता है, उसको कुंज बोलते हैं। चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये भी सही है, चांदी भी द्रव्य है। तो इसमें सही गलत भी आ सकता है, विकल्प भी आ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं। अब लिंग निर्णय। लिंग निर्णय मतलब जो स्त्रीवाचक और जाति, उसका पुरुषवाचक में भेद करता है, वो लिंग कहलाता है। पुरुष जाति के अंतर्गत आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। और स्त्री जाति के अंतर्गत आने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं।
जैसे ध्वज उठाए मोर नाच रहा है। ये सेंटेंस कौन सा है? पुरुषवाचक सेंटेंस है। मोर पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। और मोरनी गर्दन उठाकर मोर को देख रही है, ये स्त्रीवाचक है। मोरनी स्त्रीवाचक है। भाई बहन को उपहार दे रहा है, कैसा सेंटेंस है ये? पुल्लिंग सेंटेंस है, पुरुषवाचक है। और बहन भाई को राखी बांध रही है, ये स्त्रीवाचक है। तो ये स्त्रीवाचक और स्त्री और ये लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। अब ये आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का वो है। ये वाली टेबल यदि पढ़ लेंगे एक बार दो बार ध्यान से, तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अंतर समझ में आ जाएगा, है ना। अब है क्या, बस यही है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द आएंगे, उनको बदलना पड़ेंगे आपको कि इसको स्त्रीलिंग में बदलिए, इसको पुल्लिंग में बदलिए, या इसका स्त्रीलिंग लिखिए, इसका पुल्लिंग लिखिए। तो आपको ये पढ़ लेना है। तो इनको पढ़ने से आप आराम से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द लिख सकते हैं। सेंटेंस भी आ सकता है, जैसे ये है, लिंग परिवर्तन कीजिए, लिंग परिवर्तित कीजिए। तपस्वी ने ऊंचे पहाड़ पर तपस्या की। तपस्वी मतलब क्या है? पुल्लिंग। तो जब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? तपस्वी, तपस्विनी ने, तपस्विनी ने। तो तपस्वी का आप तपस्विनी इसमें दे रखा होगा, आपके इसमें तपस्वी का तपस्विनी दे रखा होगा। ये दे रखा है तपस्विनी, देखो तपस्वी और तपस्विनी। इस तरह से जब आप ये वाली टेबल पढ़ लेंगे तो आप उसका बदल देंगे, वो तपस्वी का तपस्विनी कर देंगे, ऊंचे पहाड़ों पर तपस्या की, सेम टू सेम लिखेंगे। प्रधानाचार्य ने अध्यापिकाओं की सभा बुलाई। तो प्रधानाचार्य का क्या हो जाएगा? प्रधानाचार्या। प्रधानाचार्या ने अध्यापिकाओं की जगह क्या हो जाएगा? अध्यापकों की सभा बुलाई। प्रधानाचार्या ने अध्यापकों की सभा बुलाई। माँ ने पंडित को भोज पर बुलाया। माँ की जगह क्या हो जाएगा? पिताजी ने पंडित की जगह क्या हो जाएगा? पंडिताइन को भोज पर बुलाया। अब दो सदैव स्त्रीलिंग, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे तोता, खरगोश, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, उसको तोता ही बोला जाता है, तोती नहीं बोलते, खरगोशनी नहीं बोलते। इसी तरह सदैव स्त्रीलिंग होते हैं मछली। मछली चाहे नर हो चाहे मादा हो, मछली को मछली ही बोलेंगे, गिलहरी को गिलहरी ही बोलेंगे। ऐसा नहीं गिलहरा और मछला नहीं बोलेंगे, हैं ये गलत। तो ये हमेशा सदैव स्त्रीलिंग और कुछ सदैव पुल्लिंग होते हैं। ये मैच द पेयर, ये तो कर सकते हैं आप, है ना। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, निर्देशक का निर्देशिका, लोटा का लोटिया, भिखारी का भिखारिन, बंदरिया का बंदर, बेगम का बादशाह और कवि का कवियत्री, ये तो कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिंग निर्णय हो गए। और एक है वचन, एक वचन बहुवचन, सब पढ़े हुए हैं आप लोगों के, ये पहले ही पढ़ाए हुए हैं। तो ये एक वचन और बहुवचन, इनको ये वाली टेबल याद कर लेंगे आप, तो एक वचन और बहुवचन आराम से कर सकते हैं। और क्या है, क्या है आगे, वाक्य, जैसे ये वाक्य में भी आ सकते हैं आप, बड़ी 5th क्लास में। तो एक वचन बहुवचन शब्द नहीं हो सकते, वाक्य भी। जैसे उस समारोह में अनेकों कवि उपस्थित थे, है ना। तो इसको क्या करना है, वाक्यों को वचन के आधार पर शुद्ध करके लिखिए। अनेकों नहीं लिखते, अनेक लिखते हैं। उस समारोह में अनेक कवि उपस्थित थे। मेरा तो प्राण ही निकल गया। मेरा तो नहीं, प्राण हमेशा बहुवचन में उपयोग में आते हैं। मेरे तो प्राण ही निकल गए, पूरा सेंटेंस ऐसे होगा। वह अपने कार्यालय जा रहे हैं, वह तो एक वचन हुआ, और जा रहे हैं बहुवचन। तो या तो हम वह अपने कार्यालय जा रहा है ऐसे लिखेंगे, या इसको बहुवचन बनाने के लिए वे अपने कार्यालय जा रहे हैं,
है ना। तो हैं लगा हुआ है ना, इसलिए वे अपने कार्यालय जा रहे हैं या वह अपने कार्यालय जा रहा है। ठीक है। आकाश में अनगिनत चमक रहे हैं। क्या चमकते हैं अनगिनत? तारे। सूर्य की किरणें पड़ते ही सरोवर में खिल उठे। क्या? कमल। माँ ने सारे गहने रख दिए अलमारी में। अलमारियों में नहीं, गहने थे बहुत सारे। अलमारी तो एक ही जाएगी नहीं ना, एक ही अलमारी में बहुत सारे गहने रख दिए जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह से ये बहुवचन एक वचन ये। इनको सही गलत यह किताबें मैंने पढ़ ली हैं, यह नहीं ये किताबें, ये सेंटेंस गलत हो गया। मैंने अनेकों पुस्तकों को रच डाला, नहीं अनेक पुस्तकों को रच डाला। अनेकों नहीं लिखते। मैंने अनेक पुस्तकें रच डाली। हाँ, मैंने अनेकों पुस्तकों को रच डाला नहीं, मैंने अनेक पुस्तकें रच डाली। ये हुआ। तो ये वचन हो गया आपका। अब अंतिम ये गिनतियाँ, हिंदी की गिनतियाँ आपको हिंदी पहले तो 1 2 3 में जैसे आ गई, तो इनको हिंदी में भी याद करना है, और हिंदी में गणित में भी, और हिंदी में मतलब शब्दों में भी और अंकों में भी। 1 2 3 4 5 जैसे लिखा है, तो एक अंकों में भी लिखेंगे 1 2 3 4, है ना। और उसमें इसको शब्दों में भी हिंदी में भी लिखेंगे 1 1 2 3 4। इस तरह से शब्दों और अंकों में भी इनको अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से 100 तक याद करना है, हिंदी में भी और इसमें भी, उसको गिनती में मतलब गिनती और शब्दों में भी और अंकों में भी 100 तक गिनतियाँ याद करना है आपको। और इनको फिर कोई से भी शब्द आ जाएंगे तो इनको आपको उसमें दे दिए जाएंगे इंग्लिश में 18 42 56 69 75 98। इनको हम हिंदी में भी पूछ सकते हैं, मतलब अंकों में भी और हिंदी शब्दों में भी। 18 को क्या लिखते हैं? 18। 1 और 8 और 18, है ना। 42 4 और 2 और 42। इस तरह से शब्दों में और अंकों में भी आपको ये याद करना है। राष्ट्रीय त्योहारों की तिथियाँ। एक राष्ट्रीय त्यौहार क्या है? 15 अगस्त, है ना। तो नहीं, पहला राष्ट्रीय त्यौहार क्या है? स्वतंत्रता दिवस। एक तो स्वतंत्रता दिवस कब है? 15 अगस्त सन 1947। 15 अगस्त है तिथि, केवल क्या है उसकी? 15 अगस्त। हाँ। गणतंत्र दिवस कब है? 26 जनवरी। गांधी जयंती कब है? 2 अक्टूबर। इस तरह से इनकी तिथियां राष्ट्रीय त्योहारों की याद कर लेना आपको, है ना। इतना ही आपको ये आएगा व्याकरण में। और वो पत्र भी आ सकता है ना। तो पत्र कौन कौन से आपको बता दिए, मतलब बताए तो कौन से? छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र तो आप लोग लिख सकते हैं ना, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। और जुर्माना माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं। तो ये तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पत्र औपचारिक पत्र होते हैं जो स्कूल में लिखे जाते हैं। एक अनौपचारिक पत्र होते हैं, अपने घर में लिखे जाते हैं। किसके लिए? अपने भाई बहनों के लिए, चाचा मामा पापा मम्मी, किसी को भी लिखते हैं ना। तो इस तरह से दोनों पत्र आप लोगों को देख लेना है। तो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है, या जुर्माना माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र, या फीस माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र, है ना। और दूसरा पत्र है जिसमें अपना जन्मदिन की पार्टी में मान लो अपने दोस्त को बुलाना है तो उसके लिए प्रिय मित्र लिखेंगे। और औपचारिक पत्र में कैसे लिखेंगे? औपचारिक पत्र में सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय, गीता ज्योति विद्यालय, रीवा मध्य प्रदेश, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आपको वो करना पड़ेगा महोदया। हाँ, तो जैसे ये हुआ प्रधान अध्यापकों को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, है ना।
तो महोदया प्रधानाचार्य जी, गीता ज्योति विद्यालय रीवा मध्य प्रदेश, विषय अवकाश लेने हेतु है, मुझे आवश्यक कार्य होने के कारण, या भाई की शादी में जाने के लिए, या बीमार होने के कारण, है ना। तो ये होता है एक और अनौपचारिक पत्र होते हैं, जिसमें अनौपचारिक पत्र, ये पिताजी से रुपए मंगाने के लिए, ये स्कूल के लिए नहीं लिखा जाएगा, ये अपने घर के आदरणीय पिताजी, साधारण चरण स्पर्श, है ना। और जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से तो लिखेंगे ही, और बाकी अंत अपना मैटर लिखेंगे जिस वजह से पत्र लिखा जा रहा है। मान लो पत्र आपको पिताजी से रुपए मंगाने के लिए लिखना है, तो क्या करेंगे, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। उसमें विषय नहीं लिखा जाता, ये अनौपचारिक पत्र है ना, इसमें विषय नहीं लिखा जाएगा। ये तो आपके अनौपचारिक पत्र है, कोई उसके लिए सरकारी पत्र थोड़ी ना कि आपको इसको वहाँ से छुट्टी लेना है तो उनके लिए पत्र लिख रहे हैं, टीचर के लिए। केवल पिताजी को पत्र लिखेंगे सादर चरण स्पर्श, और अपने विषय पर आ जाएंगे। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस बार लगभग सभी विषयों में मेरी परीक्षाएं अच्छी हुई हैं। गणित में तो मुझे 100% अंक प्राप्त करने की आशा है। इस बार पैसे की ज़रूरत, ये अपने बात पे आए मुख्य की, क्या पैसे की ज़रूरत है। तो इस बार शीतावकाश में हमारे विद्यालय की ओर से शिमला जा रहे हैं सब लोग, है ना। तो इसके लिए 5,000 रुपये की आवश्यकता है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 5,000 रुपये का चेक और अनुमति, साथ में अनुमति ज़रूर, क्या पता उनने पिताजी ने मतलब अनुमति नहीं दी और तुम ज़बरदस्ती चल दो, इसलिए अनुमति पत्र ज़रूर मंगाना है। 5,000 रुपये का चेक व अनुमति पत्र भेज दीजिए। आशा है कि आप नहीं करेंगे। आपका आज्ञाकारी पुत्र, अपना नाम लिखना है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा में अच्छे अंक आए छोटी बहन के, तुम्हारी छोटी बहन बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है, तो और तुम बाहर हो, तो तुम उसको, छोटी बहन को बधाई दोगे ना। तो उसको कैसे लिखो, उसके लिए भी अपनी बहन का नाम, प्रिय, राधा, सीता, गीता, जो भी कोई है ना, तब प्रेम। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुमने 95% से लो हो गई वो।